तरफ से आयताकार पृष्ठ और 2 तरफ से त्रिभुजाकार पृष्ठ से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। 3 तरफ से रेक्टेंगुलर सरफेस और 2 तरफ से ट्रायंगुलर सरफेस से मिलकर बना होता है, दैट इज अ प्रिज्म, ठीक है ना। और क्या देखे थे इसमें प्रिज्म में, ठीक है। तो प्रिज्म में हमने क्या देखा था, ए बी सी, प्रिज्म में जो एंगल ए है ये प्रिज्म एंगल है, और अगर ए बी और ए सी इस पार्ट को चूज कर रहे हैं, ए बी पार्ट को चूज कर रहे हैं इंसिडेंट रेस के लिए, आपतित किरण के लिए, और ए सी पार्ट को चूज कर रहे हैं निर्गत किरण के लिए, एमर्ज रे के लिए, तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से पढ़े थे। इंसिडेंट रे है, नॉर्मल बना था, यहाँ चला गया था, फिर नॉर्मल बना था, फिर ये निर्गत हो गया था, ना। और यहाँ पे जो एंगल बना था ये है आई, यहाँ पे जो एंगल बना था वो है ई, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, इन लोगों का जो इंटरसेक्शन है क्या नाम दिए थे, जो भी नाम लेना ले सकते हो वो, इसको आगे बढ़ाए थे, और ये जो है इसको हम लोग पीछे बढ़ाए थे। तो इंसिडेंट रे को हमने आगे बढ़ाया था, और जो एमर्जेंट रे उसको हमने पीछे बढ़ाया। तो इन लोग के इंटरसेक्शन से जो भी हम लोग को एंगल मिलेगा उस एंगल का नाम है डेल, इसका नाम है विचलन कोण। इस कोण का नाम क्या है, विचलन कोण, डेविएशन एंगल, ठीक। तो नाम दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं, एबीसी हमने पहले ही नाम दे चुका है, तो अब इसका नाम क्या देंगे, इसका जो भी नाम देना है दे सकते हो एज योर विश। क्या नाम देते बताओ, क्या नाम देना पसंद करोगे इसको, पी दे दें क्या, पी दे दो, इसका नाम क्या दे दें, क्यू, डी क्यू, ठीक, डी क्यू नाम दे देते हैं। ए बी सी है क्या, ए बी सी प्रिज्म है, उसके बाद एंगल ए इक्वल टू ए, ये है प्रिज्म कोण, लिखते चलो प्रिज्म कोण, प्रिज्म एंगल, प्रिज्म एंगल यही होगा। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस या इंसिडेंस एंगल, यहाँ तक क्लियर है। आर, आर का नाम क्या है, निर्गत कोण, क्या है, निर्गत कोण, एमर्ज एंगल या एमर्जेंट एंगल, इमर्जेंस एंगल, इमर्जेंस एंगल होता है, ठीक। और डेल, इसका नाम क्या होगा, विचलन कोण, डेविएशन एंगल, डेविएशन एंगल होगा। और यहाँ पे R1 R2 क्या है, अपवर्तन कोण, R1 R2 अपवर्तन कोण, या फिर इसको कहेंगे इंग्लिश में रिफ्रैक्ट एंगल। कौन सा एंगल कहेंगे, रिफ्रैक्ट एंगल, क्लियर है। तो ये इतना इंफॉर्मेशन हमारे पास है पहले से है। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रिज्म के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, प्रिज्म का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, हमें निकालना है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 साइन ए अपॉन में 2, ये निकालना है, ठीक है। साइन डेल ए प्लस डेल एम अपॉन में 2 और साइन ए अपॉन में 2, ठीक है। ये क्या चीज है, ये है अपवर्तनांक का फॉर्मूला। किसके अपवर्तनांक, प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए सूत्र है। इट इज अ फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म, इज दैट क्लियर। तो ये लाना है हम लोग को, स्टार्ट करें, ठीक है। तो पहले चलते हैं, ध्यान देना, तो नेमिंग कर देते हैं, पी क्यू ओ हो गया, इसका नाम क्या देते हैं, आर दे देते हैं, क्या नाम दे दें, आर दे देते हैं। तो ध्यान देना चित्र से वाई डायग्राम, ठीक। तो
दूसरी तरफ से क्या मिलेगा, ध्यान देना, एक ध्यान देना, ये जो डेल है ट्राइंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, एक ट्राइंगल पी आर क्यू कहाँ जा रहा है, ट्राइंगल पी आर क्यू में जा रहा है, कहाँ जा रहा है, ट्राइंगल पी आर क्यू में। ध्यान से देखो इस ट्राइंगल को, ट्राइंगल पी आर क्यू दिखाई दे रहा है, देखो पी आर क्यू, इसमें ये जो लाइन है ये निकला हुआ है और यहाँ पे एंगल डेल बन रहा है, तो जो डेल है वो बन रहा है, ये जो डेल बन रहा है इसका नाम ले लो, इसका 1 ले लो, इसका नाम क्या देते हैं 2। तो जो डेल है ये एक्सटीरियर एंगल है, बहिष्कोण है। याद है कहा था कोई भी ट्राइंगल में अगर ये एंगल वहां से निकला रहता है, जैसे ABC है, इसमें वहां से निकला हुआ है, इसका नाम 1, इसका नाम 2, इसका नाम 3 दे देते हैं, इसका नाम 4, तो जो एंगल 4 है वो क्या कहलाता है, बहिष्कोण कहलाएगा, एक्सटीरियर एंगल कहलाएगा, और ये दूर के कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब कोण 1 प्लस कोण 2, ठीक है ना। ये सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा, मींस कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यही होगा ना। ये तो पड़ोसी का है, ये पता तो है, पड़ोसी से पटता नहीं है तो कहाँ से पटेगा, दूसरे से पटेगा, दूसरे पड़ोसी से, दूसरे लोग के पड़ोसी से, ठीक है। बोलते ना घर का दाल, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो घर में कुछ पसंद नहीं आता है, पसंद कौन सा आता है, दूसरे घर का। तो वैसे ही एंगल जो 4 है ना, एंगल 4 एंगल 1 और एंगल 2 के सम के इक्वल होगा, जो कि योग के इक्वल होगा, क्लियर है। आपसे पी आर क्यू में देखो डेल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है ना। तो अब पहले में देखिए ट्राइंगल में, अब दूसरे में ध्यान देना है, कहाँ पे, पी आर क्यू में जा चुके हैं, अब ये दूसरे ट्राइंगल में पी ओ क्यू में, अब त्रिभुज पी ओ क्यू में। नाउ इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू में देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, तीनों त्रिभुज का योग, कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, सही पकड़े हो तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तो R1 R2 और ये जो एंगल है इन लोगों का सम होना चाहिए 180 डिग्री, तो R1 प्लस R2 प्लस एंगल वो इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, इक्वेशन 1 और इक्वेशन हो जाएगा ये 2, R1 प्लस R2 प्लस एंगल वो इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है, समझ में आया। इसको मिटा दूं मैं, हमने अभी तक दो शेप ले लिया है, दो ट्राइंगल ले लिया है, अब एक लेने वाले हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल लेने वाले हैं। कौन सा क्वाड्रिलेटरल लेने वाले हैं, देख लो, अच्छा है, APOQ, अच्छा है नाना पाटे का डायलॉग याद है ना, अच्छा है, तो देखो सब अच्छा है। तो APO और Q ये चतुर्भुज में जाने वाले हैं, क्वाड्रिलेटरल APOQ में, ठीक है। अब चतुर्भुज के अंदर घुस गए हैं, अब घुस गए हैं तो छेड़छाड़ करते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री, कितना होता है। इसके हिसाब से त्रिभुज APOQ में कौन कौन से एंगल है, देखो एंगल A है प्लस ये एंगल APO, एंगल AP और O आएगा ना। R1 प्लस R2 के बाद क्या है, एंगल O, कहाँ पे, ये एंगल O है, एंगल O, यहाँ पे समझ में आया, एंगल A, एंगल APO प्लस एंगल O, ये सिंगल है बेचारा, तो एंगल O, और फिर एंगल AQO इक्वल टू कितना होगा, 360 डिग्री, यही होगा ना, आया समझ में ये। अब देखो एंगल A की वैल्यू A है, क्योंकि बता चुका हूं एंगल A जो है वो क्या है, A है, एंगल A की कितनी है वैल्यू, A है,
ए पी ओ, अभी यहाँ पे ध्यान देना, ए पी और ओ। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये तो अभिलंब है, नॉर्मल है। ये क्या है? ये अभिलंब है, नॉर्मल है। ये क्या कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। क्या बनाता है ये? 90 डिग्री है, तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री मतलब ए पी ओ का मान कितना हो गया? 90 डिग्री। एंगल ओ ही रहेगा। ए क्यू, तो ये भी तो नॉर्मल है, ये भी 90 डिग्री बनाएगा ना। ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 90 डिग्री। तो ए क्यू ओ की वैल्यू भी हो जाएगी 90 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? यहाँ तो समझ में आया? तो देखो, एंगल ए 90 प्लस 90 180 इक्वल टू हो जाएगा 360। तो ए प्लस एंगल ओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 360 माइनस 180, दैट मीन्स 180। हमें 180 ही मिलेगा। क्लियर हो गया? समझ में आया? 360 में 180 को माइनस करेंगे तो 180 ही मिलेगा ना, और कुछ मिल जाएगा क्या? तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 3। तो गौर से देखो 2 और 3 को, गौर से देखो 2 और 3 इन भूतों को। तो क्या दिख रहा है? राइट साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएगा। करेक्ट? तो फ्रॉम 1 एंड 2, एक व 2 से, फ्रॉम 1 एंड 2, एक व 2 से क्या? a प्लस एंगल o इक्वल टू r1 प्लस r2 प्लस एंगल o। ठीक, यही है ना? देख लो गौर से, r1 प्लस r2 प्लस एंगल o, तो यहाँ पे a प्लस एंगल o। 3 से ना सर, इक्वेशन नंबर 3, 2 एंड 3। अच्छा सॉरी, तो नहीं गलत थी, मैं खुद देख। ठीक है, एक्सट्रीमली सॉरी। 2 एंड 3, ठीक है। खुश 2 और 3 से, 2 और 3 से खुश। हंस भी दो, तो ओ से ओ काट दिए, मजा आ गया ना, खल्लास। तो आया क्या? a इक्वल टू r1 प्लस r2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई? r1 प्लस r2। ठीक है, इसको कर सकते हैं 4। कितना हो गया ये? 4 आ गया। ठीक है, ये समझ में आया? तो a की वैल्यू आ गई r1 प्लस r2, ठीक, 1 प्लस 2। अच्छा ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो हो गया 4, r1 तो r1 अभी आ गया, r2 आ गया। अभी आया क्या नहीं? e नहीं आया है, और भाई साहब i नहीं आया है। e और i नहीं आया है, और e और i को लेके आ गए। यहाँ तो समझ में आ गया केस। अभी देखो, अभी ये जो i भाई साहब हैं किसके इक्वल है? क्रॉस बन रहा है ना, क्या कहा था मैं यहाँ? जब क्रॉस बनता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। उससे यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, देखो क्रॉस बन रहा है ना? तो क्रॉस बन रहा है मतलब 1 और r1 को ऐड करेंगे तो i इक्वल होगा। चित्र से, पुनः चित्र से अगेन बाय डायग्राम, अगेन बाय डायग्राम। ठीक है ना? तो अब डायग्राम में घुस गए, चीर फाड़ करते हैं। तो i की वैल्यू कितनी आएगी? 1 प्लस r1 एंगल 1 प्लस r1, यही आया। जैसे r1 एंगल 1 की वैल्यू ले आओ, एंगल 1 की वैल्यू कितनी? i माइनस r1। ठीक, अब इसको देखो, ये क्रॉस हो रहा है, तो r2 प्लस e बराबर क्या होगा? e इक्वल टू r2 प्लस एंगल 2 प्लस r2। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? e माइनस r2, जिसको कर सकते हैं एंगल 5। रिलेशन कितना होगा ये? 5 ना रिलेशन। समीकरण 5 में बोल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो अब देखो 1 और 5 को देखो गौर से। क्या हम 1 और 2 को रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं क्या?
एक और दो का मान रख ही सकते हैं ना आई और ई के फॉर्म में। मिटा दो इसको, कहाँ थे हम लोग? यहाँ। तो a इक्वल टू r1 प्लस r2 हो चुका है। अब यहाँ पे बता दिया हूँ I इक्वल टू एंगल 1 प्लस r1, दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल टू I माइनस r1, a इक्वल टू एंगल 2 प्लस r2, दिस इंप्लाइज एंगल 2 इक्वल टू e माइनस। तो अब क्या करना है, इसको मैंने दे दिया 5, इसको दे दिया 1, तो 1 and 5 फ्रॉम 1 and 5 एक और 5 एक और 5 से क्या करेंगे देखो, डेल इक्वल टू एंगल 1 की वैल्यू I माइनस r1 नहीं दिख रहा है क्या? I माइनस r1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू e माइनस r2, तो e माइनस हो गए यहाँ पे r2। क्लियर है? मिटा दिया जाए, मान दिया जाए, छोड़ दिया जाए, करे क्या? I और e को एक साथ I प्लस e, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, माइनस बाहर r1 प्लस r2, ये दोनों दोस्त एक साथ, ये दोनों दोस्त एक साथ आइए, इक्वेशन नंबर हो जाएगा ये 6। यहाँ पे समझ में आया? अब जो अगला केस है वो है न्यूनतम विचलन की स्थिति। न्यूनतम विचलन स्थिति, कंडीशन ऑफ मिनिमम वेरिएशन। न्यूनतम विचलन की स्थिति, कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, मतलब जो इंसान जा रहा था वो ज्यादा नहीं भटका है और थोड़ा सा भटक गया है। ठीक है, प्रिज्म में क्या देखते थे, अगर जो ज्यादा भटक गया है मतलब ज्यादा ही मुड़ गया है, तो उस कंडीशन में आई और ई बराबर नहीं होते हैं, आई और ई बराबर नहीं होते हैं। तो किस कंडीशन में बराबर होते हैं? अगर वो ज्यादा नहीं मतलब जा रहा सीधा, बस थोड़ा सा मुड़ गया है, कितना जा रहा सीधा बेचारा, मुड़ा भी तो बस थोड़ा सा मुड़ा, जाना चाहिए सीधा पर मुड़ा भी था, थोड़ा सा मुड़ा है, मतलब थोड़ा सा डेविएट हो गया है। I इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे E, मतलब उस केस में I और E की वैल्यू इक्वल हो जाएगी, R1 और R2 की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी, इसको हमने क्या दे दिया R दे दिया, ठीक है ना, और I और E की वैल्यू भी इक्वल हो जाएगी। इस केस में R1 और R2 की वैल्यू हो जाएगी R, I और E दोनों इक्वल हो जाएगा, और डेल की वैल्यू हो जाएगी डेल M, M मतलब मिनिमम, डेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो now from 6 में देखो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डेल M हो जाएगी, I और A की वैल्यू सेम है। हमें काम किसका है? I से काम है कि E से काम है? हमें I से काम है, क्योंकि अभी जो करने वाले हैं अपवर्तनांक का जो फॉर्मूला है स्नेल के नियम से क्या होता है, म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन में साइन आर, तो आई से काम और आर से काम, ये कोई काम नहीं है, काम है क्या? तो कोई काम नहीं है इसका, तो हम लोग लेंगे आई के फॉर्म में, तो आई प्लस ई है, तो आई प्लस आई माइनस R1 R2 की वैल्यू कितनी आर है, तो आर प्लस आर मतलब डेल एम की वैल्यू हो जाएगी आई प्लस आई 2i, आर प्लस आर 2r, ठीक है, I प्लस आई 2i, r प्लस आर 2r बस 7, और 4 से 4 से फ्रॉम 4 देखो a का मान कितना मिल जाएगा, a इक्वल टू r1 प्लस r2, तो r प्लस आर 2r, r प्लस आर कितना हो जाएगा, r प्लस आर 2r, देखो ना 4, R1 प्लस R2, तो R प्लस R कितना हो जाएगा 2R, तो 2R को लिखते हैं, हम लिख सकते हैं, ठीक है, तो दिस इंप्लाइज इसको 8, तो 7 को 8 से फ्रॉम 7 and 8, 7 को 8 से क्या मिलेगा, देखो डेल 2i
और 2r की वैल्यू कितनी हो गई, a हो गई, कितनी हो गई, a ना, यहाँ पे समझ में आया। अब तो डेल n इधर आएगा तो प्लस a इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2i इंप्लाइज i इक्वल टू, ये देखो ये जो 2 है वहां से जी कहाँ आएंगे, नीचे नीचे आएगा ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में था, ये आ जाएगा 2। क्या तो समझ में आया, क्लियर है। हमने किसकी वैल्यू निकाली है यहाँ पे i, यहाँ पे r की वैल्यू निकाल सकते थे, चाहते तो r की वैल्यू कितनी निकल जाती है, a अपॉन में 2, इसको रख सकते थे 8 और इसको रख देंगे 9। हमने r और i की सेपरेट वैल्यू निकाल ली। अब हम जा सकते हैं स्नेल के नियम में, चले गए, चलिए क्या स्नेल के नियम में, स्नेल के नियम से। अब स्नेल के नियम से अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अभी ठीक बताऊंगा इसका, टेंशन खा लीजिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन आई अपॉन में साइन आई अपॉन में साइन आर, ये आता है ना, साइन आई अपॉन में साइन आर। न्यू इक्वल टू साइन आई का वैल्यू कितना है, कहाँ पे जाए, कहाँ पे जाए, 9, डेल एफ प्लस ए अपॉन में 2, लिख देते हैं चुपचाप इसको, डेल एफ प्लस ए अपॉन में 2, ठीक, अपॉन में साइन आर की वैल्यू कितनी है, 8 में देखो, ए अपॉन में 2 है, लिख देते हैं 2, यही प्रूव करना था। हाँ, यही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला प्रिज्म के लिए।